समाजशास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम दूसरा अध्याय समाज और विकास का अध्ययन करेंगे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति कब हुई? तो 1838 में हुई। कहीं कहीं पर एक बार पूछा गया, अभी जो पिछला पीजीटी का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, ऑप्शन में दे दिया गया था 1938, जो कि दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में था। तो आप इंग्लिश वाला वर्जन देखा करिए। अगर जो हिंदी वाला गलत लगे तो इंग्लिश में भी अगर जो गलत है तो वो क्वेश्चन गलत माना जाएगा उसका आंसर। चलिए देखिए कब हुई। 1838 में हुई समाजशास्त्र विषय की उत्पत्ति। तो समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी जो आपके फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्ट कॉम्ट थे उन्होंने किए। तो इनका नाम क्या था? अगस्ट मैरी फ्रांसिस जेवियर कॉम्टे। ये 1838 में किया था इन्होंने। इस शब्द को सोशियोलॉजी प्रथम हिज्जे या वर्तनी है। आगे देखिए समाजशास्त्र का जन्म फिर ये कब होता है? ये है आपका 1838 में। समाजशास्त्र की शब्द की खोज हुई थी। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए पूछा गया 16 में पूछा गया था, तो इसमें 1938 दे दिया गया था। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। समाजशास्त्र शब्द की खोज 1838 में हुई थी, जबकि प्रश्न विकल्प के हिंदी और अंग्रेजी दोनों संस्करण में 1938 दिया गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपनी प्रारंभिक उत्तर कुंजी में विकल्प सी को सही माना था, किंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इस प्रश्न को मूल्यांकन से बाहर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम समाजशास्त्र का अध्ययन और अध्यापन और शोध किस विषय में प्रारंभ हुआ? तो लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रारंभ होता है। आगे देखिए नेक्स्ट, भारत में समाजशास्त्र की वास्तविक शुरुआत 1914 मुंबई विश्वविद्यालय में हुई। उस समय इसकी पढ़ाई अर्थशास्त्र के साथ एक ऐच्छिक पत्र के रूप में प्रारंभ की गई थी, जहां 1919 में नागरिक शास्त्र के साथ समाजशास्त्र की एक संयुक्त विभाग की स्थापित किया गया। और पैट्रिक गिड्स, देखिए यहाँ पे समझिए, पैट्रिक गिड्स जो एक नगरीय शास्त्री थे, इनको प्रथम अध्यक्ष बने इसके। और मुंबई के बाद समाजशास्त्र की पढ़ाई 1921 में बी.एन. शील के प्रयास से लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रारंभ हुई। किसके प्रयासों से? बी.एन. शील। कब? 1921 में। कहाँ? लखनऊ विश्वविद्यालय में। राधा कमल मुखर्जी इसके प्रथम विभागाध्यक्ष बनते हैं। आगे देखिए, भारत के किस विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय का अध्ययन सबसे पहले प्रारंभ होता है? तो बॉम्बे विश्वविद्यालय में प्रारंभ होता है। ऑप्शन नंबर सी। समाजशास्त्र का अध्ययन भारत में सर्वप्रथम कहाँ हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, बम्बई में। वर्तमान समय में समाजशास्त्र के वैज्ञानिक अध्ययन की परिपक्वता एवं उसकी लोकप्रियता में सर्वाधिक योगदान है किसका? अमेरिका का। समाजशास्त्र यूरोप में पैदा हुआ और अमेरिका में विकसित हुआ, जहाँ से सारी दुनिया में फैल गया, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट कथन है। आगे देखते हैं, समाजशास्त्र को अमेरिकन साइंस क्यों कहा जाता है? क्योंकि अमेरिका में इसका हुआ था, सर्वाधिक विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र को अध्ययन किसके निर्देशन में आरंभ हुआ है? तो ऑप्शन नंबर डी, जी समनर। 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन किसके निर्देशन में आरंभ हो गया तो जी समनर के। आगे देखिए, 1876 में अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र अध्ययन जी समनर के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया। समनर को ही समाजशास्त्र का अकादमिक जनक माना जाता है। सर्वप्रथम अमेरिका के येल विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र के अध्ययन अध्यापन का कार्य प्रारंभ हुआ। समाजशास्त्र के प्रादुर्भाव की कौन सी घटना जिम्मेदार है? तो फ्रांस की क्रांति, औद्योगिक क्रांति, दोनों कारण जिम्मेदार हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है, दोनों। का जन्म यूरोप 19वीं शताब्दी में हुआ था। फ्रांस औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति ने समाज की धारणा के बारे में लोगों को सोचने के लिए प्रेरणा दी और समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की धारणा से आम आदमी भी परिचित हो गया था। इसके साथ ही न केवल औद्योगिक क्रांति ही हुई, बल्कि नगरीकरण के अपने प्रादुर्भावों के साथ दुष्प्रभावों के साथ प्रादुर्भाव हुआ। मलिन बस्तियां बढ़ी, कारखानों में कामगारों के जीवन विपरीत रूप से प्रभावित हुआ, उनके परंपरागत व्यवसाय समाप्त हो गए। औद्योगिक नगरीकरण और पूंजीवाद ने समाज को नई संरचना तो बनाई, किंतु यह संरचना अपने दुष्प्रभावों से न बच सकी और अतः इन नई सर्जित परिस्थितियों को समझने भी आवश्यक हो जाता है। और जब इन्हें समाजशास्त्र के विषय के समाजशास्त्र के आविर्भाव को अनिवार्य बना दिया, जिसके अधीन इस
इनका व्यवस्थित अध्ययन हो सके। इसका प्रमुख लक्ष्य समाज के ऐसे निर्माण से था जो उद्योगों के दुष्प्रभावों से मुक्त हो सके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समाजशास्त्र का जन्म स्थान है फ्रांस। फ्रांस में जन्म होता है इसका, और अमेरिका में सर्वाधिक विस्तार। अब देखिए समाजशास्त्र की उत्पत्ति एक विघटित समाज को काल में हुई जिसका लक्ष्य सामाजिक घटना के कारणों का अध्ययन और समाज की व्यवस्था को स्थापित करना था। समाजशास्त्र केवल उस समाज में महत्व रखता है जो समाज संकटों से भरा हो। औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति ने समाज की धारणा के बारे में लोगों को सोचने की प्रेरणा दी। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व की धारणा से आम आदमी परिचित हो गया। इसके साथ ही न केवल औद्योगिक क्रांति हुई बल्कि नगरीकरण को अपने दुष्प्रभावों के साथ प्रादुर्भाव भी हुआ। इनके परंपरागत व्यवसाय समाप्त हो गए और औद्योगिक नगरीकरण और पूंजीवाद ने समाज को एक नई संरचना तो बनाई, किंतु यह संरचना अपने दुष्प्रभावों से न बच सकी। अतः इन नई सृजित परिस्थितियों को समझना आवश्यक हो गया और इन्होंने समाजशास्त्र विषय को आविर्भाव को अनिवार्य बना दिया जिसके अधीन इनका व्यवस्थित अध्ययन हो सके। इसका प्रमुख लक्ष्य समाज के ऐसे निर्माण से था जो उद्योगों के दुष्प्रभावों से मुक्त हो, है ना। आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है चैप्टर नंबर 3, जिसको क्या कहते हैं, समाज का अन्य विज्ञानों से संबंध क्या है। पहले देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में किसने व्यक्त किया सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित है, ना कि उसकी विषय वस्तु में। तो कार्ल पियर्सन क्या कहते हैं कि सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उसकी पद्धति में निहित है, ना कि विषय वस्तु में। तो और ऐसा ही कथन एक देते हैं हमारे स्टुअर्ट चेज। आगे देखते हैं हम। कार्ल पियर्सन के अनुसार सभी विज्ञानों की तात्विक एकता उनकी पद्धति में निहित है, ना कि विषय वस्तु में। स्टुअर्ट चेज with the essentials unit of all sciences in the method not in the subject matter। स्टुअर्ट चेज क्या कहते हैं, अपनी पुस्तक द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड में लिखते हैं, विज्ञानों का संबंध पद्धति से है, ना कि विषय वस्तु से। तो साइंस गोज विद द मेथड नॉट विद द सब्जेक्ट मैटर। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि सभी विज्ञान की एकता उसकी पद्धति में निहित है, ना कि विषय वस्तु में। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, कार्ल पियर्सन की पुस्तक कौन सी, द ग्रामर ऑफ साइंस में कार्ल पियर्सन ने कहा सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में निहित है, ना कि विषय वस्तु में। द यूनिटी ऑफ ऑल साइंसेस कंसिस्ट ऑन अलॉन्ग इट्स मेथड नॉट इट्स मटेरियल। और यही चीज स्टुअर्ट चेज ने क्या कहा अपनी पुस्तक द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड में लिखा है कि विज्ञान का संबंध पद्धति से है, न कि विषय वस्तु से। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन एक वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। तो नैतिकता नहीं है, सामान्यता, वैश्विकता और निश्चयात्मकता ये विशेषताएं हैं वैज्ञानिक पद्धति की, लेकिन नैतिकता नहीं है। वैज्ञानिक पद्धति एक ऐसी पद्धति है जिसके अंतर्गत अध्ययनकर्ता द्वारा पक्षपात रहित होकर विभिन्न घटनाओं का व्यवस्थित रूप से अध्ययन किया जाता है। यह एक ऐसी पद्धति है जो विचार, नैतिक दर्शन अथवा तत्व मीमांसा में मेटाफिजिक्स से संबंधित न होकर वस्तुनिष्ठ अवलोकन, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण की एक व्यवस्थित कार्य प्रणाली पर आधारित होती है। वैज्ञानिक पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे सत्यापनशीलता, तार्किकता, निश्चितता, वस्तुनिष्ठता, कारण संबंध और समानता, पूर्वानुमान की क्षमता और सामान्यीकरण। नेक्स्ट देखिए, समाजशास्त्र और मानवविज्ञान के संबंध के बारे में किस विद्वान ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान को सहायता देता है, जैसा कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को सहायता देता है। तो ये मैकइवर ने कहा है। इसकी व्याख्या देखिए, मैकइवर ने कहा है कि समाजशास्त्र विशेष रूप से मनोविज्ञान की सहायता देता है, जैसा कि मनोविज्ञान समाजशास्त्र को सहायता देता है। सोशियोलॉजी इन स्पेशल गिव्स एड टू साइकोलॉजी जस्ट साइकोलॉजी गिव्स स्पेशल एड टू सोशियोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो दासी है और ना ही ग्रहसामिनी बल्कि उसकी बहन है। तो ये हमारा बहुत ही फेमस कथन है, किसका है, बर्न्स और बेकर्स का है। उन्होंने क्या कहा, समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की ना तो दासी है और ना ही ग्रहसामिनी बल्कि उनकी बहन है। सोशियोलॉजी इज रिगार्डेड नाइदर एज द मिस्ट्रेस और नॉर एज द हैंडमेड ऑफ अदर साइंसेस बट एज देयर सिस्टर्स। नेक्स्ट देखिए,
समाजशास्त्र अन्य सामाजिक विज्ञानों की के समान है। किसके समान है? बहन के समान है। समाजशास्त्र सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तो यह कथन है रेडक्लिफ ब्राउन। उन्होंने क्या कहा? रेडक्लिफ ब्राउन का कथन है कि सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी इज नथिंग बट कंपैरेटिव सोशोलॉजी। तो ये कथन किसका है कि जो सामाजिक मानवशास्त्र तुलनात्मक समाजशास्त्र के अतिरिक्त कुछ नहीं है? तो ये रेडक्लिफ ब्राउन ने कहा। क्रोबर ने समाजशास्त्र और मनोविज्ञान को बहिनें बताया, जुड़वा बहिनें बताया। तो एल क्रोबर के अनुसार समाजशास्त्र और मानवशास्त्र जुड़वा बहिनें हैं। सोशोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी ट्विन सिस्टर्स। ये क्रोबर का कथन है। आगे देखते हैं हम। दूसरा हमारा देखिए समाजशास्त्र के जो विभिन्न विचारक हैं, पाश्चात्य विचारक। चलिए देखते हैं इनको। ऑगस्ट कॉम्ट पहला हमारे विचारक आते हैं। समाजशास्त्र के पाश्चात्य विचारक में पहले विचारक हमारे हैं ऑगस्ट कॉम्ट। तो ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म वर्ष और आदेश क्या है? तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है। 1798 में फ्रांस में होता है। समाजशास्त्र के जनक ऑगस्ट कॉम्ट का जन्म 1798 मोंटपेलियर फ्रांस में और मृत्यु 1857 में होती है। और 1798 में जन्म कहाँ? मोंटपेलियर फ्रांस में। समाजशास्त्र के जनक किस देश में पैदा हुए थे? तो फ्रांस में पैदा हुए थे। बहुत ईजी है ये। आगे देखिए नेक्स्ट कथन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। निम्नलिखित में किसने प्रत्यक्षवाद के सिद्धांत का सृजन किया? ये ऑगस्ट कॉम्ट। ऑप्शन नंबर ए। सेंट साइमन के विचारों से प्रभावित होकर ऑगस्ट कॉम्ट ने दर्शन की जिस शाखा को जन्म दिया वह आजकल प्रत्यक्षवाद के नाम से जानी जाती है। कॉम्ट के विचार अनुसार समाज का विकास कुछ चरणों में हुआ है ना। उन्होंने क्या कहा? समाज का जो विकास है वो कुछ चरणों में हुआ है ना। और प्रथम विचार चरण के इस ज्ञान को धर्मशास्त्री, आदिवासी और काल्पनिक रूप में विकास हुआ और धीरे धीरे यह स्वरूप तात्विक, तत्वशास्त्री अथवा अमूर्त रूप से गुजरते हुए अपने अंतिम और उच्चतम स्तर पर पहुंचा। कांत ने इस ज्ञान के विकास के कारण इस अंतिम चरण को पॉजिटिविज्म शब्द का प्रयोग किया, जिसे आजकल विज्ञान या विज्ञानवाद के नाम से जाना जाता है। ज्ञान की शाखा में अनुभवपरक तथ्यों को ही ज्ञान का आधार माना जाता है। यह सिद्धांत वस्तुओं की तात्विक प्रकृति के संबंध में विचार करने के विरोधी। आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। अब टलकट पार्सन्स ने अपनी पुस्तक द स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन 1937, टलकट पार्सन की पुस्तक है स्ट्रक्चर ऑफ सोशल एक्शन और ये 1937 में पब्लिश होती है, में सभी सामाजिक सिद्धांतों को पॉजिटिविस्टिक कहा, जिसमें कर्ता के रूप में मानव के सभी मानवीय क्रियाओं को कर्ता के स्वयं के दृष्टिकोण के निरपेक्ष भाव से समझता है। देखिए इसमें क्या कहा उन्होंने? कर्ता के रूप में मानव की सभी मानवीय क्रियाओं को कर्ता के स्वयं के दृष्टिकोण से निरपेक्ष भाव से समझता है, यानी कि बिना भेदभाव के। निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षवाद के स्पष्ट आलोचक है? तो मैक्स वेबर हैं, तो कहीं कहीं पे हेबरमास में मिलता है। तो दोषी और जैन रावत पब्लिकेशन की जो पुस्तक है, पुस्तक सामाजिक विचारक संस्करण 16 पेज नंबर 328 में ये दिया गया है कि वेबर प्रत्यक्षवाद के घोर विरोधी थे। उनका मानना था कि प्राकृतिक विज्ञान समाज विज्ञान अपने उद्देश्य और कार्यविधि में एकदम अलग है। प्राकृतिक विज्ञान अपने अध्ययन की प्रघटनाओं को निश्चित निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन मानव क्रियाओं के संबंध में वैध सामान्यीकरण करना समाजशास्त्र के लिए असंभव है। इसका कारण यह है कि प्राकृतिक दुनिया का संचालन जिन नियमित सिद्धांतों द्वारा होता है उस तरह का संचालन मानव क्रियाओं का नहीं होता। वेबर का तर्क था कि विज्ञान की विधि चाहे वस्तुओं पर लागू की जाए या मनुष्यों पर, इनमें बराबर अमूर्तीकरण या सामान्यीकरण होते हैं। स्टीफन के व्हाइट की पुस्तक द रिसेंट बुक ऑफ
जुगर्न हैबरमास रीजन एंड जस्टिस एंड मॉडर्निटी में उद्धृत है कि प्रत्यक्षवाद पर हैबरमास का आक्षेप मुख्य रूप से इस दावे के विरुद्ध है कि विज्ञान की वैधता वैज्ञानिकता की ओर से किसी भी प्रामाणिक प्रतिबद्धता से स्वतंत्र है। विशेष रूप से हैबरमास प्रश्न करना चाहता है कि क्या विज्ञान वास्तव में हर मानदंड बंधन से मुक्त है। Habermas attacks on the positivism as directed primarily against the claim that the validity of the science is depends of a normative commitment on the part of the scientist. In the particular, Habermas want to the question whether the scientific knowledge is the fact really released from the every normative bond. नेक्स्ट हमारा देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त कांत ने किस वर्ष सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखा? तो ये 1839 में रखा। अगस्त कांत ने समाजशास्त्र का नामकरण के पूर्व इससे सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी। सामाजिक भौतिकी का दूसरा नाम समाजशास्त्र रखने की विभिन्न पुस्तकों में अलग अलग मिलता है। डॉक्टर JP सिंह, इनकी पुस्तक है अवधारणाएं और सिद्धांत, तथा अन्य विद्वानों ने 1838 में वो संदर्भित किया, जबकि विद्याभूषण और सचदेव ने अपनी पुस्तक समाजशास्त्र के सिद्धांत में वर्ष 1839 इंगित किया है। और इस क्वेश्चन का जो ये माना, तो इन्होंने जो लोक सेवा आयोग ने इसका प्रश्न का उत्तर माना 1839, यानी ऑप्शन नंबर सी माना। किस सामाजिक दर्शन ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी? तो ये दी ऑगस्ट कॉम्टे ने। ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र दो शब्दों का प्रयोग किया है। कौन से? ये कब किया? ऑगस्ट कॉम्टे ने समाजशास्त्र शब्द का प्रयोग किस वर्ष किया था? तो 1838 में किया था। किस सामाजिक दर्शन ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी की संज्ञा दी? तो ऑगस्ट कॉम्टे ने दी। इसके जो फादर रहे उन्होंने ही इसके सामाजिक भौतिकी कहा। आगे देखिए, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है? तो ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा। आगे देखिए, समाजशास्त्र का जन्म से पूर्व नाम था, क्या था? सामाजिक भौतिकी। सोशियोलॉजी शब्द की रचना से पूर्व कौन ने समाज विज्ञान को कौन सा नाम दे डाला? कौन सा नाम दिया था? तो ये दिया था सोशल फिजिक्स। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने सामाजिक पुनर्गठन की योजना प्रस्तुत करी थी? तो किसने प्रस्तुत करी थी? ये ऑप्शन नंबर डी, ऑगस्ट कॉम्टे ने। ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवादी चिंतन के परम लक्ष्य तत्कालीन व्यवस्थित समाज को पुनर्स्थापित करना चाहता था। उन्होंने सामाजिक घटनाओं को शाश्वत नियमों की खोज का दायित्व समाजशास्त्र को सौंपा था। उनका मकसद ही यही था कि उन्हीं नियमों के परिप्रेक्ष्य में समाज को पुनर्व्यवस्थित करना संभव होगा। अर्थात ऑगस्ट कॉम्टे ने प्रत्यक्षवादी विचारधारा का विस्तृत परिचय देने के साथ ही समाज के तदनुरूप पुनर्व्यवस्थापना की एक योजना प्रस्तुत की है। इस योजना के प्रारंभ में मानव जीवन के बौद्धिक पक्ष की प्रधानता को स्वीकार करते हुए प्रस्तुत की थी, परंतु बाद में ऑगस्ट कॉम्टे ने बौद्धिक पक्ष के बदले भावनात्मक पक्ष को प्रधानता स्वीकार करते हुए इसे पुनर्परीक्षित कर दिया था। अब देखिए, सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास किया था किसने? ऑगस्ट कॉम्टे ने। सामाजिक संगठन प्रत्यय का विकास ऑगस्ट कॉम्टे। आगे देखिए, ऑगस्ट कॉम्टे ने नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण में किसके आधार पर करना चाहते थे? इसके ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? नैतिकता और मानवता का नया आधार। ऑगस्ट कॉम्टे ने नई सामाजिक व्यवस्था के निर्माण नैतिक एकता और मानवता के धर्म के आधार पर करना चाहते थे। जेम्स मिल ने कांत के नवीन विज्ञान के लिए क्या नाम प्रस्तावित किया था? तो इथोलॉजी। जेम्स मिल ने कांत के नवीन विज्ञान नीतिशास्त्र शब्द को प्रस्तावित किया था, जिसे विद्वानों ने अस्वीकार कर दिया। किसने कहा समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं? तो ये ऑगस्ट कॉम्टे ने कहा। मानव के धर्म को कायम करने के लिए ऑगस्ट कॉम्टे ने मानवता को पौरोहित्य या प्रेस्टिहुड ऑफ ह्यूमैनिटी का प्रावधान करते हैं। पुरोहित का दायित्व वे सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी या सोशल स्टैटिक्स एंड सोशल डायनेमिक्स को जानकर समाजशास्त्रियों को सौंपते हैं। पुरोहित बनने की उम्र 28 वर्ष होगी। 35 वर्ष की उम्र में पुरोहित को धर्मपाल व्यवस्था ऑर्डर ऑफ विरकार्स में प्रवेश मिलेगा। पुजारी कर्म के संपादक का पूरा अधिकार 42 वर्ष
की उम्र में प्राप्त होगा। पुरोहितों का एक धर्माध्यक्ष होगा। अगस्त्य कौन एकमात्र धर्माध्यक्ष थे। अतः अगस्त्य ने कहा कि समाजशास्त्री आधुनिक समाज के पुजारी हैं। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इसका कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। क्या समाज के पुनर्गठन की उत्तरवर्ती योजना में अगस्त्य ने प्रत्यक्षवाद बुद्धि प्रधान न होकर भावना प्रधान बन जाता है और इसी के साथ ही वह मानवता के धर्म का रूप ग्रहण कर लेता है। अगस्त्य की योजना के मुताबिक पुनर्गठित समाज के अंतर्गत प्रेस की उपयोगिता नहीं होगी। वस्तुतः अगस्त्य प्रेस के एक विघटनकारी संस्था के रूप में पहचानते थे और मानते थे कि प्रत्यक्षवाद की छत्र छाया में आध्यात्मिक स्वतंत्रता के पूर्ण विकास के परिणामस्वरूप प्रेस का विलोपन हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कौन से ने 3 अवस्थाओं के सिद्धांत में परिवर्तन का कौन सा प्रतिमान बताया है? तो समरेखी प्रतिमान बताया। अगस्त्य ने समाजशास्त्र के तथाकथित जनक का समाजशास्त्री योगदान बुद्धि विकास सिद्धांत की पुष्टि करता है। इसे समरेखी सिद्धांत भी कहते हैं। उनका विचार था कि मानव की बौद्धिक विकास 3 चरणों से गुजरता है। जैसे जैसे मानव समाज के एक चरण से दूसरे में प्रवेश करता है, वैसे वैसे समाज में जटिलता बढ़ती जाती है। वे इन 3 अवस्थाओं का उल्लेख इस प्रकार करते हैं कि धर्मशास्त्री, जिसे बोलते हैं थियोलॉजिकल, तात्विक मेटाफिजिकल और प्रत्यक्षवादी पॉजिटिविस्टिक। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य देखिए, समाजशास्त्रीय स्तर पर काल्पनिक स्तर भी कहा जाता है। जो धर्मशास्त्रीय स्तर है उसे काल्पनिक स्तर भी कहा गया है और इस स्तर पर मानव प्रत्येक घटना के पीछे अलौकिक शक्ति का हाथ मानता है। जो घटनाएं घटित हो रही हैं वो किसी कोई ऐसी शक्ति है जिसके कारण ये घटनाएं घटित हो रही हैं। कौन ने इस धार्मिक स्तर के 3 उप स्तरों की चर्चा की? पहला क्या है? वस्तु पूजा या प्रकृति पूजा। इस स्तर पर इंसान ने प्रत्येक वस्तु में जीवन की कल्पना की, चाहे वह सजीव हो या निर्जीव हो। फिर आता है बहुदेववाद। इस स्तर पर विभिन्न देवी देवताओं की कल्पना की गई और उनका संबंध विभिन्न प्रकार के संबंधों और घटनाओं से माना गया। अब आता है एकेश्वरवाद। यह धर्मशास्त्रीय स्तर का अंतिम चरण है और इस चरण में लोग बहुत देवी देवताओं में विश्वास न कर एक ही ईश्वर की विश्वास करने लगे। और नेक्स्ट देखिए, तात्विक के अमूर्त स्तर के इस चरण में मनुष्य ने तर्क क्षमता बढ़ गई और इस स्तर में प्रत्येक घटना के पीछे अमूर्त और निराकार शक्ति का हाथ माना गया। इस स्तर में सत्ता का आधार दैवी अधिकार के सिद्धांत होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अप्रत्यक्षवादी स्तर सामाजिक और मानवीय मस्तिष्क में उद्योग विकास का अंतिम चरण है ये, और इस स्तर में प्रत्येक घटना का विश्लेषण, अवलोकन, निरीक्षण और प्रयोग वैज्ञानिक तुलना के आधार पर होने लगता है। समाज में बौद्धिक, भौतिक और नैतिक शक्तियों का अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। इस स्तर में ही मानवता का धर्म एवं प्रजातंत्र का विकास होता है। वर्तमान मानव समाज इसी स्तर में है। किस स्तर में? प्रत्यक्षवादी स्तर में। कौन के परामर्शदाता कौन थे? तो ये सेंट साइमन थे, ऑप्शन नंबर सी। सेंट साइमन के विचारों से प्रभावित होकर अगस्त्य ने दर्शन की जिस नवीन शाखा को जन्म दिया वह आजकल प्रत्यक्षवाद के नाम से जानी जाती है। सेंट साइमन ने प्रत्यक्षवाद शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक पद्धति के और दर्शन शास्त्र के क्षेत्र में इस पद्धति के विस्तारण का बोध कराने के लिए किया था। अगस्त्य ने भी त्रिस्त्री सिद्धांत में पॉजिटिव प्रत्यक्षात्मक शब्द का प्रयोग साइंटिफिक वैज्ञानिक शब्द के पर्याय के रूप में किया है। निकोला एबोर्नैनो के अनुसार पॉजिटिव्म शब्द का प्रथम प्रयोग सेंट साइमन ने किया और अगस्त्य ने उसे उन्हीं से अधिग्रहित किया था, परंतु फ्रेंच एडलर इस शब्द की रचना का श्रेय स्वयं अगस्त्य को देते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किसने त्रिस्तरीय नियम प्रतिपादित किया था? तो अगस्त्य उस समय के सर्वप्रथम किस दार्शनिक विचारक के विचारों पर प्रभाव पड़ा था? सेंट साइमन का प्रभाव पड़ा था। आगे देखिए, अगस्त्य के शिक्षक थे कौन थे? ये सेंट साइमन, ऑप्शन नंबर डी। अगस्त्य को समाजशास्त्र का जनक कहा जाता है क्योंकि सर्वप्रथम उन्होंने क्या किया था? समाजशास्त्र की परिभाषा दी, समाजशास्त्र की रचना की, समाज के अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया, समाजशास्त्र की पुस्तक ली। तो हमारा बी और सी सही हो जाएगा। समाजशास्त्र की रचना की और समाज का अध्ययन का वैज्ञानिक तरीका सुझाया। देखिए, इसको एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले फ्रांसीसी दार्शनिक अगस्त्य ने किया था।
और इस शब्द का सोशियोलॉजी प्रथम हिज्जे वर्तनी, चूँकि सोशियोलॉजी शब्द और उस विषय से को सबसे पहले ऑगस्ट कॉम्टे ने विकसित किया था, इसीलिए उन्हें समाजशास्त्र का जनक, फादर ऑफ सोशियोलॉजी कहा जाता है। हालांकि उन्होंने अपने त्रिस्त्री सिद्धांत में प्रत्यक्षवाद शब्द का प्रयोग वैज्ञानिक साइंटिफिक शब्द के पर्याय के रूप में प्रयोग किया था। वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रत्यक्षवादी विचार को पुनर्व्यवस्थीकरण का तथा मानव विज्ञान की सभी वस्तुओं तक उसके वैज्ञानिक विस्तारण का प्रयास किया है। अतः विकल्प बी और सी दोनों सही हैं। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने अपने प्रारंभिक और अंतिम उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी माना। आगे देखिए, डॉक्टर जेपी सिंह की पुस्तक समाजशास्त्र अवधारणा और सिद्धांत में लिखा है कि विभिन्न पुस्तकों ऑगस्ट कॉम्टे को ऑगस्ट कॉम्ट या कुम्ट या कॉम्ट आदि लिखा गया है, परंतु वे तमाम गलत हैं। इसका सही उच्चारण अंग्रेजी और फ्रांसीसी भाषा में ऑगस्ट कॉम्ट होता है और वही प्रमाणिक भी माना जाता है। समाजशास्त्र के जनक किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, ऑगस्ट कॉम्ट। समाजशास्त्र के जनक के रूप में जाने जाते हैं ऑगस्ट कॉम्ट। ऑगस्ट कॉम्ट के अनुसार ऑप्शन नंबर देखिए सही क्या है? तो समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। किसने कहा? ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा, ऑप्शन नंबर डी। ऑगस्ट कॉम्ट के ने समाजशास्त्र को व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान कहा। सोशियोलॉजी साइंसेस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड प्लानिंग, सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस, साइंस ऑफ सोशल ऑर्डर एंड सोशल प्रोग्रेस मतलब सोशोलॉजी को कहा। उन्होंने समाजशास्त्र को दो भागों में विभाजित किया, एक सामाजिक स्थितिकी और सामाजिक गतिकी। सामाजिक स्थितिकी में समाज के अस्तित्व की दशाओं और सदृश के नियमों तथा सामाजिक गतिकी के विभिन्न परिवर्तनों और नियमितताओं तथा अनुक्रमों के नियमों का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र सामाजिक व्यवस्था और प्रगति का विज्ञान है। यह किसने कहा? तो ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा। आगे देखिए, किसने? ऑगस्ट कॉम्ट ने समाजशास्त्र को विभाजित किया, सामाजिक गतिकी विज्ञान और सामाजिक स्थिति विज्ञान और सामाजिक गति विज्ञान। आगे देखिए, किसने सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी की अवधारणाओं को प्रस्तुत किया? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ऑगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट देखिए, ऑगस्ट कॉम्ट ने समाज के अध्ययन को विभाजित किया था। ऑप्शन नंबर बी सामाजिक स्थिति होगा, सामाजिक गति विज्ञान। ऑगस्ट कॉम्ट ने के संयोजन इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा। पहले क्या आएगा? गणित शास्त्र आएगा, फिर नक्षत्र विज्ञान, फिर भौतिक शास्त्र, फिर रसायन, फिर जीव, फिर समाजशास्त्र। ऑगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों के सोपानक्रम हायरार्की ऑफ साइंस इस प्रकार है: गणित शास्त्र, मैथमेटिक्स, खगोल शास्त्र, नक्षत्र विज्ञान, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान और प्राणीशास्त्र एवं समाजशास्त्र इसके बाद आता है। आगे देखिए, ऑगस्ट कॉम्ट ने वर्गीकरण या सोपानक्रम में एक उद्विकासिकीय सिद्धांत है। उनका मानना है कि वैज्ञानिक चिंतन का उद्भव हुआ, इसके अनुसार समाजशास्त्र की उत्पत्ति सबसे बाद में हुई, इसीलिए यह सबसे जटिल विषय है। क्योंकि गणित सबसे बुनियादी और सरल विषय है, इसलिए इसकी उत्पत्ति सबसे पहले हुई। कॉम्ट का कहना है कि हर पूर्ववर्ती विज्ञान बाद में आने वाले विज्ञान से ज़्यादा सरल है। इसकी यह विचार घटती हुई समानता और बढ़ती हुई जटिलता पर आधारित है, यानी कि सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। आगे देखिए, ऑगस्ट कॉम्ट ने विज्ञानों के संस्तरण के सिद्धांत में प्रथम स्थान किस विषय को दिया था? तो गणित को दिया था। निम्नलिखित में किसने विज्ञानों का अनुक्रम प्रस्तुत किया था? तो हायरार्की ऑफ साइंसेस, ऑगस्ट कॉम्ट। नेक्स्ट, विज्ञानों का वर्गीकरण के लिए विख्यात हैं, ऑगस्ट कॉम्ट विख्यात हैं। किस विद्वान ने समाजशास्त्र के सभी विज्ञानों की महारानी कहा? तो ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा। विज्ञान का वर्गीकरण करते हुए गणित शास्त्र को सर्वप्रथम विज्ञान समाजशास्त्र का अंतिम स्थान दिया है उन्होंने समाजशास्त्र को सभी विज्ञानों की महारानी कहा है। तो ये ऑगस्ट कॉम्ट ने कहा है कि सभी विज्ञानों की महारानी है, समाजशास्त्र सभी विज्ञानों की महारानी है। और पहले उन्होंने ऑगस्ट कॉम्ट ने गणित शास्त्र को सर्वप्रथम और समाजशास्त्र को अंतिम स्थान दिया। अगले वीडियो में हम महत्वपूर्ण समाजशास्त्री थिंकर कार्ल मार्क्स का अध्ययन करेंगे। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।